वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो उस दिन हम बात कर रहे थे, थोड़ा बीच में ही छूट गया था। आज हम उसको फिर से रिपीट कर देते हैं आर्टिकल 39A के बारे में। तो इसमें ही बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया है अमेंडमेंट करके। और फिर इसमें क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ताकि न्याय तक सभी की पहुँच की जा सके या बनाई जा सके। तो लेकिन इसमें कुछ बाधाएं हैं, जैसे विधिक साक्षरता का अभाव है, भौगोलिक बाधा है, वित्तीय बाधा है, भाषाई बाधा है, सामाजिक बाधा है। सामाजिक बाधा का मतलब क्या है कि जैसे चाइल्ड रेप एक्ट है, मतलब लेकिन क्या है, प्रतिष्ठा के कारण पुलिस में लोग नहीं जाते हैं तो फिर न्याय नहीं मिल पाएगा। तो और जो है इस तरीके से घरेलू हिंसा की मतलब रहती हैं चीज़ें, जैसे हस्बैंड प्रिटाइड करता है और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, फीमेल इस नहीं जाती हैं। और फिर आपने जो है देखा होगा कि वित्तीय बाधा मतलब रहता है कि वैधानिक साक्षरता नहीं है, लोगों को उनके अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं है। कंप्लेन बुक या एफआईआर क्या होती है ये सब तो उनको कुछ मालूम नहीं है। चोरी हो गई तो क्या करें, इस टाइप की चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती। कोर्ट फ़ी का मामला, हलफनामा, स्टैम्प, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए भी इन लोगों को जो है न्याय जो है नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद में भौगोलिक समस्याएं भी रहती हैं, मैंने भी आपको बताया, जैसे गांव या रिमोट एरिया में कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और जो है आपने देखा होगा फाइनेंशियल, मैंने कहा कि वित्तीय बाधा क्या रहती है कि जैसे पैसे नहीं हैं तो फिर आप कैसे आगे क्या कर पाएंगे। वकील की समस्या होगी, फीस देख लीजिए 40 लाख, इतने ज़्यादा 100-200 रुपये तो होते नहीं कि दे दो काम हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनसे यही सारी प्रॉब्लम से भाषाई प्रॉब्लम आती है कि जैसे इंग्लिश ही आनी चाहिए, ये एक थोड़ा इशू है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए क्या है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा का गठन किया गया। इसके प्रमुख संरक्षक कौन हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। तो इसमें लक्षित समूह कौन कौन से होते हैं? जैसे महिलाओं, बच्चों, SC ST, मानव व्यापार के शिकार, भीड़ हिंसा, और जो है बाढ़, सूखा, ट्रांसजेंडर, ये सब चीज़ें। और इसके तहत क्या है कि निःशुल्क कानूनी सहायता हो गया, कानूनी जागरूकता या विधिक साक्षरता को बढ़ावा मतलब इससे मिलना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, लोक अदालतों का गठन, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है एक चीज़ है, आप जो है आर्टिकल 40 यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। 39 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आर्टिकल। तो 40 में क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ तो 2 मॉडल पर बात चल रही थी, ठीक है ना। कितने मॉडल पर बात चल रही थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 मॉडल पर जो है बात चल रही थी। देश का शासन कैसे चलेगा? पहला क्या था कि मॉडल ये कहता था कि देश में केंद्र के स्तर पर एक बड़ी मजबूती सरकार मतलब बड़ी मजबूत सरकार होनी चाहिए जो पूरे देश को एकजुट बना सके। इस विचार के जो समर्थक थे वल्लभ भाई पटेल थे, अम्बेडकर जी थे, नेहरू जी थे, खासकर इन लोगों का ऐसा मानना था। दूसरी तरफ गांधी जी उसके उनके कई मतलब अपने समर्थक थे जिनका मानना था कि शक्ति का केंद्रीकरण अगर होगा तो मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं तो उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो गांधी जी का मानना था कि शक्ति कहीं पर भी होगी तो हिंसा का एक जरिया बनेगी, क्योंकि शक्ति का मतलब ही है दूसरों पर नियंत्रण करने की क्षमता। तो आप जैसे ही दूसरों को नियंत्रण या दूसरों को नियंत्रित करते हैं तो आप हिंसक हो जाते हैं। हिंसा का मतलब केवल दूसरों को मारना ही नहीं होता है, बल्कि हिंसा का मतलब दूसरों को एक्सप्लॉइट या नियंत्रण करना भी होता है। उनका आप शोषण करें तो भी वही मतलब हुआ। तो गांधी जी का कहना था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारों के पास कम शक्तियाँ होनी चाहिए, बल्कि निचले लेवल पर गांव को इकाई बनाइए और उनको इतना सक्षम बना दीजिए कि वे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें। गांव के नियम कायदे वे खुद बना सकें, न्याय व्यवस्था अपनी स्वयं बना सकें। गांव के लोग सदियों सदियों से ऐसा करते आए हैं, पंच परमेश्वर के सिद्धांत पर। फिर से इसी सिद्धांत को जीवित करने की आवश्यकता है। तो डिबेट ये होने लगता है कि पटेल और अंबेडकर की मान्यताओं पर संविधान में ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि उस वक्त देश की स्थितियां थोड़ी अलग थी। शीत युद्ध चल रहा था, पाक और चाइना ये सारे युद्ध भी थे। भविष्य में केस संथानम प्रस्ताव 1948 में पंचायती राज का प्रावधान भी निदेशक तत्व में शामिल होना चाहिए तो फिर इसे ऐड किया गया, लेकिन प्रभावी नहीं बनाया गया। राज्य ने इस पर कोई ठोस कार्य नहीं किया। लेकिन 1992 में जब 73वां और 74वां संशोधन एक्ट आया
तब इस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। तब उसी वक्त आया हमारे वहाँ आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। इसमें क्या है कि स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में विकास हुआ। और फिर क्या है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित था और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल था। आधारभूत या तृणमूल लोकतंत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो 41 में क्या था कि यानी राज्य को बोला गया कि वे अधिकार नागरिकों को देंगे। तो 41 में क्या था कि पहला था काम का अधिकार, दूसरा था शिक्षा का अधिकार, फिर तीसरा था लोक सहायता, यानी कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, निशक्तता, विकलांगता, बीमारी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, लोक सहायता। तो क्या है इसमें काम का अधिकार क्या है कि संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद आदर्श होना चाहिए। ये समाजवाद आदर्श कहता है कि समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, लोगों के पास काम का अधिकार हो, जिससे लोग मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैंने क्या होता है कि प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का आदर्श भी दिया गया है, आपने देखा होगा। आर्टिकल 21 के तहत आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार के रूप में दिया गया है। 39A में भी दिया गया है जीवन का अधिकार। 41 में भी काम का अधिकार स्पष्ट रूप से लिखा, आप देख सकते हैं। 42 में लिखा काम की न्यायोचित और मानवीय दशाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और 43 में क्या लिखा, जीवन निर्वाह मजदूरी। तो ये सभी चीज़ें हमारे संविधान में काम के इम्पोर्टेंस को बताती हैं कि भले ही आर्टिकल 41 स्पष्ट रूप से काम के अधिकार के बारे में बात करता है, बट इनसे जुड़े हुए जो आदर्श हैं संविधान में अलग अलग प्रावधानों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो संविधान के प्रस्तावना हो या आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार हो। इसमें बात करते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। पहले समझ लेते हैं, फिर लिखवा देंगे, आप लिख सकते हैं। सरकार का दृष्टिकोण क्या है कि प्रारंभिक चरण में आज़ादी के तुरंत बाद अनुच्छेद 41 में जो काम का अधिकार कहा गया था, तो क्या काम का अधिकार सरकारों के तहत नागरिकों को उपलब्ध कराया भी गया या नहीं। जब देश आज़ाद हुआ, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सरकारों को यह दायित्व दिया गया कि यहाँ पर निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे। तो उस वक्त सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि सरकार के पास इतने पर्याप्त साधन नहीं थे या इस तरीके के पर्याप्त वित्तीय स्रोत नहीं थे कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित सभी प्रावधानों को लागू कर पाए। जैसे इतनी बड़ी आबादी को काम का अधिकार देना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं था, सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं थी। ऐसे में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से काम के अधिकार को देना शुरू किया। शुरुआती दौर में सरकार ने यह सोचा कि काम का अधिकार किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जो लोग नीडी हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें अगर पूरी हो जाएं तो ऐसे में निवेशक तत्वों के आदर्शों को क्रमिक रूप में पूरा किया जा सकता है। हम सभी लोगों को तो काम का अधिकार नहीं दे सकते हैं और काम का अधिकार में हम बेहतर काम की दशाएं, ज़्यादा मजदूरी भी नहीं दे सकते थे। सभी को सरकारी नौकरी भी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि लिमिटेशंस थे। तो सरकार का अप्रोच वेलफेयर कल्याणकारी अप्रोच था, न्याय आधारित दृष्टिकोण था। वेलफेयर आधारित दृष्टिकोण यह कहता है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करें, यानी काम का अधिकार समाज के उस वर्ग के व्यक्ति को दिया गया जिनको काम की ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में शुरुआती दौर में काम का अधिकार आवश्यकता के दृष्टिकोण पर आधारित था, यानी काम के बदले अनाज जैसी योजनाएं सरकार चलाती थी। मजदूरी या सैलरी नहीं दी जाती थी। सरकार लोगों के मांगने की स्थिति पर काम देने का अधिकार नहीं था, वरना सभी लोग मांगते। तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड बेस्ड अप्रोच ना होकर सप्लाई बेस्ड अप्रोच थी, यानी सरकार लोगों की ज़रूरत देखते हुए सरकार अपने मन से काम देगी, यानी संसाधन के अकॉर्डिंग काम देगी। सरकार के दृष्टिकोण क्या है कि प्रारंभिक चरण में कल्याण आधारित दृष्टिकोण, यानी कि आवश्यकता आधारित या फिर आपूर्ति आधारित ऐसा। लेकिन 1990 के बाद आर्थिक सुधारों का दौर, तो इससे क्या हुआ कि राज्य की भूमिका में कमी आई जब आर्थिक सुधारों का दौर आया। और क्या था कि निजी क्षेत्रों द्वारा अधिकतम रोजगार दिया जाने लगा, राज्य के संसाधन में वृद्धि होने लगी, नागरिकों की आकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी, लोग क्वालिटेटिव लाइफ जीना चाहने लगे, मतलब जीना पसंद करने लगे। और अभी वर्तमान स्थिति में क्या है कि रोजगार विहीन समृद्धि के कारण काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो देखने को मिल रहा है कि उद्योग और शहर केंद्रित विकास मॉडल, यानी कि कृषि और गांव की उपेक्षा
जहाँ जनसंख्या अधिक है। वैसे कहने को तो लोग खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड बेरोजगारी बहुत है। मतलब एक छोटे से खेत में 10 लोग काम करने की आवश्यकता है, मतलब 10 लोग काम कर रहे हैं, और जबकि ज़रूरत सिर्फ एक व्यक्ति की है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। तो पैदावारी भी कम है, मतलब दिखाई न देने वाली बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। खेती भी सदाबहार तो है नहीं। दूसरा क्या है, लघु और मध्यम उद्योगों में गिरावट आई है। जैसे बड़े उद्योग, मशीन, तकनीकी की ज़्यादा आवश्यकता है, ना कि मानव की, तो इसलिए बेरोजगारी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, मानव ज़्यादा है, मशीनों की कम आवश्यकता है अपने यहाँ। तो श्रम गहन उद्योग में गिरावट आई है, तभी क्या है, तभी और बेरोजगारी इंक्रीज हुई है। तो अब आप जैसे जो है भदोही कालीन देखा होगा आपने, मेरठ में स्पोर्ट के देखे होंगे, लखनऊ में जरदारी चिकन देखा होगा, कानपुर में लेदर देखा होगा। ये सभी चीज़ें क्या हैं, आज के दौर में पीछे चली जा रही हैं। इनमें एस टी फीमेल भी शामिल थे। बुनकर मुस्लिम के द्वारा चलाया जाता था। 1990 के बाद मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक स्थिति पिछड़ने का एक बड़ा कारण लघु और मध्यम उद्योगों में गिरावट का होना भी देखा गया। फीमेल का 1992 में श्रम भागीदारी में 42% हिस्सा था। आज IMF के अनुसार मात्र 27% हिस्सा है। बात समझ में आया। तीसरा क्या है कि सेवा क्षेत्र का विकास, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ कुशल श्रम की ज़रूरत है इन सब जगह, लेकिन भारत अकुशल, मतलब ज़्यादा यहाँ पे श्रम है, कुशल वाला कम है। ठीक है ना। तो बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था की, आखिरकार कैसा क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है कि औपचारिक क्षेत्र या संगठित क्षेत्र के बारे में पहले बात करते हैं। इसमें क्या है कि सरकार के कानून के दायरे में रहता है ये, और इसमें एक कारखाना एक्ट आया है। यहाँ पे व्यवस्था क्या है कि 100 का काम है तो 1000 लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम, दिक्कत होने लगी। तो काम कितने घंटे करा सकते हैं, और अवकाश भी, इस टाइप की चीज़ों के नियम इसमें जो है देखे गए। औद्योगिक विवाद अधिनियम भी देखा गया, कर्मचारी बीमा योजना भी लाया गया। तो काम की दशाएं बेहतर करने पर बात की गई कि जैसे न्यूनतम मजदूरी थी, बोनस भत्ते, कार्य की अवधि, और जो है अवकाश, तो ये सारी चीज़ें देखी गई। बात समझ में आई ना। तो ये क्या है कि संगठित ट्रेड यूनियन, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र, यानी कि असंगठित क्षेत्र। तो ढेला, छोटी सी दुकान, ढाबे पर है, टेलर हैं, तो इनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। सरकार के कानून के दायरे में नहीं आ पाते। काम की निम्न दशा यहाँ पे होती, कम मजदूरी होती, कार्य की अवधि निर्धारित नहीं होती, अवकाश की सुविधा नहीं होती, सौदेबाजी क्षमता बहुत कम होती है। तो इन सब में क्या है कि एक नई प्रवृत्ति देखी गई कि औपचारिक क्षेत्र का बढ़ता अनौपचारीकरण, यानी कि इसमें अगर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाया जाए, यानी कि परमानेंट ना बनाया जाए। इससे जो कंपनियां, उद्योग जो भी फॉर्मल सेक्टर में हैं, उनको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से लोग थे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड हमें नहीं रखना है। ये परमानेंट तो है नहीं। तो संविदा श्रमिक को जोड़ रहे हैं जिनसे सरकार के कानूनों के दायरे से बाहर हैं। इससे क्या है कि इन कंपनियों या उद्योगों के ऊपर सरकार के कानूनों का दबाव नहीं रहता है, और कम मजदूरी में अपने श्रमिकों के साथ काम करा सकते हैं। इससे इनका लाभ तो बढ़ रहा है, क्योंकि संगठित क्षेत्र के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जस्ट लाइक असंगठित क्षेत्र। तो 1990 के बाद जॉबलेस ग्रोथ है रहा, और जो है दूसरा फॉर्मल सेक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग जो है ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। तो इस पृष्ठभूमि में सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, ठीक है ना। परिवर्तन क्या है, जैसे कि अधिकार आधारित और मांग आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो है 2006, या इसमें क्या कहा है कि काम का अधिकार अब वैधानिक अधिकार हो गया। ये सारे दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिले है सरकार के, जो मैं बता रही हूँ। अच्छे रोजगार पर बल दिया गया, यानी कि उपयुक्त रोजगार। इसमें क्या है कि कौशल के अनुरूप रोजगार। आर्थिक समीक्षा में सरकार पर बल दिया गया, जैसे लेदर उद्योग, वस्त्र उद्योग। लेदर उद्योग में क्या है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलाया गया। इसमें फीमेल के सशक्तिकरण में काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिला। हुनर, उस्ताद, हिमायत, ये सब चीज़ें देखने को मिली। दूसरी तरफ क्या है कि कौशल विकास, यानी कि उस पर जो है बल दिया गया, रोजगार के अनुरूप कौशल। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री में देखा गया,
कौशल विकास मिशन आपने देखा होगा, वो चलाया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है कि रोजगार इच्छुक के बजाय रोजगार प्रदाता बनने पर अधिक बल दिया गया, कि जैसे मुद्रा योजना, बैंक से पैसे मिलेंगे तो छोटा उद्योग आप कोई कर सकते हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब मैंने 3 तरीके की बात की थी ना, इसमें जो है जो आर्टिकल था हमारा कौन सा चल रहा था अभी, 41 चल रहा था, इसमें काम का अधिकार थे, काम का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में क्या, संविधान में मैंने कहा कि आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया गया। 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा में शामिल किया गया। 45 में शामिल किया गया 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया। 46 में कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 51 के ए में क्या, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा उनके अभिभावक का कर्तव्य होगा, ये प्रावधान जो है किया गया। और क्या है कि आर्टिकल 5 और 6 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान आपने देखा होगा, लेकिन 41 में क्या है, शिक्षा का अधिकार है और एज लिमिट नहीं है। कई बार जब हम एजुकेशन पर कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो इन सारे आर्टिकल्स को याद होना चाहिए, ताकि ये आप कहीं सरकार पर भी अगर आता है उससे रिलेटेड तो आप कोड करके बता सकते हैं। तो आर्टिकल मैंने क्या बताया 5 और 6 में कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है। 28 में क्या है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में स्वतंत्रता की बात बोली गई है। 29 में क्या कहा गया है कि 29 के 2 मतलब कहता है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव पर रोक की बात की गई है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 41 के तहत शिक्षा का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। प्रारंभिक दौर में क्या था कि साक्षरता केंद्रितता, क्लासरूम में मतलब केंद्रितता, संरचना पर बल था, मात्रात्मक पहल थी। राष्ट्रीय नीति 1986 आपने देखा होगा, इसमें नामांकन बढ़ाने पर बल दिया गया, ड्रॉप आउट कम करने पर बल दिया गया। तो ये सब क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो के तहत ये सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर उसके बाद में क्या है कि अभिकरण की चुनौतियाँ क्या हैं कि पहुंच और भागीदारी नहीं है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर महिलाएं, SC ST, अल्पसंख्यक ये सब क्या है, इनमें ड्रॉप आउट अधिक देखने को मिल रहा है। फिर क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि ASER की रिपोर्ट के तहत जो है क्या है कि 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी दूसरी क्लास के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। बताइए, ये कोई बात है। शिक्षकों की असंवेदनशीलता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ नहीं बचा तो शिक्षक क्या अपना बैठ करके गप्पे ही मार रहे हैं, नहीं कुछ है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती। शिक्षण में नवाचारिता का अभाव रहता है, कि जैसे नवाचारिता का अभाव मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उसका प्रैक्टिकल कराने का भी भेज भी नहीं करेंगे लैब में, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। फिर क्या है कि शैक्षिक असमानता यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थान और निजी शिक्षण संस्थान, ये चीज़ें दोनों में। और फिर क्या है, मातृभाषा अंग्रेजी भाषा। तो सरकारी कॉलेज में शिक्षक और मैनेजमेंट बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है चाहे हम अच्छी शिक्षा दें या बुरी, उनको कोई खास लाभ या हानि नहीं होने वाली है, कोई मोटिवेशन या इंसेंटिव नहीं है। अगर अच्छा पढ़ाए और अगर बुरी शिक्षा देंगे तो सिस्टम की जो कमजोरियां हैं उसका लाभ उठाकर बने रह सकते हैं। इसलिए प्राइमरी और इंटरमीडिएट के टीचर कम और ठेकेदार कई बार ज़्यादा दिन नज़र आते हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी बेसिस स्टडी होती है, लेकिन यह शिक्षा का बाजारीकरण शिकार मतलब शिक्षा जो है बाजारीकरण का शिकार हो चुका है, यानी कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। निजी शिक्षण संस्थानों में बेहतर लैब दिखाई देंगे, बेहतर शिक्षक, बेहतर कैरिकुलम, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसी तरह हिंदी और इंग्लिश मीडियम मातृभाषा वर्सेस आंग्ल भाषा यानी भाषाई असमानता शिक्षा में देखने को मिलती है। भारत में टैलेंटेड लोगों की जनसंख्या बहुतायत में है, लेकिन अगर वो किसी एक वजह से पीछे रह जा रहे तो इसका कारण हमारे यहाँ रोजगार है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में सर्वाइव करना है। तो आपके पास टैलेंट नहीं बल्कि लैंग्वेज का कंसर्न है, यानी अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप
एलीट क्लास में आते हैं। और अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप जितने चाहे मतलब कितने भी प्रतिभाशाली हों, आपके व्यक्तित्व को स्टेरियोटाइप के रूप में देखा जाता है। सवाल इस बात का नहीं है कि अंग्रेजी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा की जानकारी प्रत्येक भारतीय को होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई कहीं कोई संकोच या झिझक जैसी या शर्म जैसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भाषा हमारी सुविधा के लिए है, हमारी प्रतिभा के निर्धारण के लिए नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखें इसलिए नहीं क्योंकि इससे हमारा जो टैलेंट है, इसलिए नहीं कि उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं, बल्कि इससे सुविधा होती है कि हम अपने आप को दुनिया के अन्य लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से देश जो सफल हैं वहाँ इंग्लिश भाषा जो है बोली जाती है। आप फ्रांस में जाएंगे वहाँ फ्रेंच बोली जाएगी, आप जर्मनी में जाएंगे वहाँ जर्मनी बोली जाएगी, मतलब जर्मन बोली जाएगी। ये इंग्लिश अलग है। चाइना में चीनी, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको इंग्लिश बोला जाएगा। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता आज भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलती है और यह शैक्षिक असमानता बनाती है। इस शिक्षा के गैप में SC ST फीमेल्स, अल्पसंख्यक वर्ग और बच्चों को भी आप जो है देख सकते हैं। यहाँ की शिक्षा स्पष्ट गुणवत्तापूर्ण रूप में नहीं पहुँच पाई है। तो मैंने क्या बताया कि शिक्षा का बाजारीकरण देखने को मिला है, खर्चीली शिक्षा बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर क्या है कि मूल्य परक शिक्षा का अभाव है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है कि आर्थिक मतलब क्या है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है आर्थिक, मानव कौशल युक्त और आर्थिक जीवन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 2020 में है। आप इसको आप एक लेक्चर यूट्यूब पे देख सकते हैं, तमाम वीडियोस आई हैं। और इसमें मूल्य आधारित क्या है कि नैतिक मानव होना चाहिए, चरित्र का बहुत अच्छा होना चाहिए, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए, तभी अर्थपूर्ण जीवन कहने का मतलब हो पाएगा। तो आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। आज की लड़ाई सबसे बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में हम अपने बच्चे को भेजेंगे। पता चलता है कि वहाँ पर तो डोनेशन चल रहा है। देखा जा रहा है कि अगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो अगर माँ बाप के पास क्या होता है कि पैसा नहीं है तो ऐसे हाई फाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो वाकई शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े माइलस्टोन है, वहाँ आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलने वाला है। और उन जगहों से पढ़े हुए बच्चे ही बेहतर कर रहे हैं। यदि किसी कम प्रसिद्ध स्कूल से डिग्री ले रहे हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम होता है। जैसे इंटरव्यू ऑफ IAS में बताया जाता है कि ग्रेजुएशन बाबू जगजीवन राम डिग्री कॉलेज से किया है, वहीं इंग्लिश मीडियम वाले ने काजी नेहरू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। तो दोनों के कॉन्फिडेंस में बड़ा डिफरेंस रहता है। तो क्या वाकई इन स्कूलों में पढ़ने वाले लोगों की इतनी अलग प्रतिभा होती है कि उन्हें इस ग्रह का प्राणी ही ना माना जाए? या सामान्य पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों की जो प्रतिभा है केवल उनके शिक्षण संस्थानों से निर्धारित की जाएगी या उनकी पृष्ठभूमि से निर्धारित की जाएगी? तो ये गैप इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा हमारे आत्मविश्वास का निर्धारण करती है। बहुत से लोग इस मिथ को तोड़ते हैं। आप सामान्य से समान पृष्ठभूमि से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इस मिथ को तोड़ने वाले लोगों की संख्या जो है कम नहीं है। ऐसे लोगों ने इस मिथ को तोड़ा है कि हम जनरल या सामान्य पृष्ठभूमि से पढ़े हुए हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ से पढ़े हुए हों, हमारी प्रतिभा आपके सामने दबने वाली नहीं है, कमज़ोर होने वाली नहीं है। बट ऐसे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली आपको कौशल युक्त बनाती है, न कि चरित्रवान। आज के समय में इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। सभी लोगों को है, हालांकि आखिर जिस अंधी दौर में सभ्यता के हम सब लोग भागीदार हैं और हम सब लोग एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, क्या वो ये लाइफ सभी लोगों को मिल रही है? क्या वाकई जो अगर अमीर लोग हैं, गरीब हैं, सभी लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई है? क्या अंबानी जी बहुत खुश हैं? क्या यूरोप में रहने वाले लोग बहुत खुश हैं? एक छोटे से कोरोना वायरस ने पूरे यूरोप, USA जैसे विकसित देशों में सिविलाइजेशनल सिक्योरिटी को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि आपका सिविलाइजेशन कुछ खास सिविलाइजेशन नहीं है। पहले सीखिए, समझिए कि वर्तमान ज़रूरतें क्या हैं। आप तो यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनाते गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के मूल मकसद से भटक रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है रोजगार की तरफ ज़्यादा बल देती है, बट
मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। तो हमारी शिक्षा को ऐसा बनाना होगा, हमारे बच्चे केवल पढ़ाई करके ही अपना IQ ना मजबूत करें, बल्कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस भी मजबूत होना चाहिए। हमारे बच्चे अगर निराश हताश होते हैं तो वहाँ वो जीवन में एक नया रास्ता बनाने की क्षमता रखते हों, न कि पंखे पर लटक कर अपनी जान देते हुए दिखाई देते हों। या असहायता, निराशा और कुंठा की भावना जो लोगों में घर कर रही है और अंदर ही अंदर उन्हें कमज़ोर कर रही है, मानसिक रूप में उन्हें विचलित कर रही है या उन्हें आत्महत्या से घटनाओं के लिए प्रेरित कर रही है। इसकी एक मूल वजह यह है कि हमारा चरित्र का विकास उस रूप में नहीं हुआ है, बल्कि उस रूप में नहीं हुआ है। हमें यह सिखाया जाता है कि एजुकेशन सिस्टम के जरिए सफल लोग ही अचीवमेंट जीवन में, सक्सेस जीवन में यही मायने रखता है। तो हम सफलता यानी भौतिक उपलब्धियों को जीवन का मूल मकसद समझ लिए हैं, जबकि जीवन का मूल मकसद खुशहाली है। लोग अगर अभाव में हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और आप उनसे कहें कि क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस आधार पर यह गलत मूल्यांकन है। आपके पास चीज़ें कम और ज़्यादा होने से आपका जीवन डिफाइन नहीं होता, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो बहुत समृद्ध लोगों का जीवन खुशहाल जीवन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहावतें सुनी होंगी, हमको इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। संसाधन ज़रूरी हैं, आर्थिक ज़रूरतें ज़रूरी हैं, लेकिन वहीं हमारा उद्देश्य जब लक्ष्य बन जाता है तो हम जीवन की खुशहाली को पीछे छोड़ देते हैं, केवल इसी चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब उसमें थर्ड था आर्टिकल 41 में कि लोक सहायता पाने का अधिकार था। उसमें क्या था कि बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता, ये सब चीज़ें थी। 42 में आपने देखा होगा। ठीक है ना। अब आर्टिकल बात करते हैं 42 की, अब आगे इसमें क्या है कि काम की न्यायसंगत व्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, छुट्टी हो, क्षमता के अनुसार कार्य हो, फीमेल के लिए सुविधा हो, प्रसूति सहायता फीमेल को देना। पहले बच्चा घर में ही होता था तो असुविधा होती थी, फीमेल्स को इन्फेक्शन देखने को मिलता था। पहले बीमार बहुत जाने की मैटरनिटी लीव क्या था, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है ना। इसका MMR का कुछ फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट कुछ ऐसा होता है, आप लोग चाहे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। इसलिए सरकार संस्थागत प्रसव को प्रमोट करती है, जैसे इंदिरा जननी योजना। तो हॉस्पिटल की सुविधा का विकास किया गया, 6,000 रुपये प्लस फल फ्रूट की सुविधा भी दी गई, ऐसा किया गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मूड स्विंग की भी समस्या आती है, वेट लॉस भी होता है, दूध का ना बनना है, सारी चीज़ें। तो माँ पर ध्यान नहीं देंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो बीमार होगा तो क्या फ़ायदा है। तो क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है। प्रसूति सुविधा कामकाजी फीमेल्स के लिए अति आवश्यक है, दोहरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो फीमेल्स को जॉब से निकाल दिया जाता है और आर्थिक समस्या इससे बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार में मैटरनिटी लीव दी गई 3 महीने का, मातृत्व एक एक्ट आया था, तो 2016 में इसे बढ़ा करके अब 6 महीने कर दिया गया है। तो प्रसूति के 8 वीक पहले ही आप ले सकते हैं। अब ये निजी क्षेत्रों में भी लागू है। ठीक है ना। तो बात मैंने बताया 42 में क्या बताया कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं देखने को मिलती हैं। प्रसूति सुविधा क्या है कि मातृत्व अवकाश अधिनियम ने कहा 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में ऐसा प्रावधान केवल 2 बच्चों तक ही लागू होगा। 2 से अधिक बच्चों की स्थिति में 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। प्रसव पूर्व में अधिकतम 8 सप्ताह और शेष प्रसव के बाद जो है बाकी। ठीक है ना। प्रसव पूर्व में आप 8 सप्ताह ले सकते हैं और बाकी के अवकाश जो है प्रसव अवकाश है प्रसव के बाद। अच्छा, ठीक है ना। गोद लेने वाली माँ को भी गोद लेने की तिथि से 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में क्रेच सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। ये चीज़ें जहाँ कामकाजी महिला दिन में 4 बार अपने बच्चों को मिल सकती हो, इस तरीके की सुविधा। तब बात करते हैं आर्टिकल 43 की। इसमें बताया गया जीवन निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, गांधीवादी दर्शन पर यह आधारित है।
ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 43 के ए में कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन से क्या आया गया, 43A को मतलब ऐड किया गया। जैसे हमारे आर्टिकल 41 में काम का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 42 में काम की दशा बेहतर कर दी गई। 43 में इसी काम की दशा को थोड़ा और बेहतर कर दिया गया। लिविंग वेजेस दे दिया गया, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश, ये सब चीज़ें दे दी गई। लेकिन कई बार ये देखा जाता था कि संस्था या कंपनी या उद्योग में जो लोग काम करते थे वहाँ कोई भी निर्णय लिया जाता था तो मजदूरों से नहीं पूछा जाता था। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो अगर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है तो 80% कभी भी नहीं दे सकता है। इसलिए कोई भी काम अगर करें तो उसके लिए इमोशनल फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या है कि एक जो आपके भौतिक स्वार्थों को पूरा करे और एक आत्मिक स्वार्थों को पूरा करे। मतलब कि यदि आप लोग मेहनत से काम करेंगे तो आपके इंसेंटिव सैलरी रिवाइज करी जाएगी। दूसरा, उन लोगों को एहसास दिलाया जाए कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वो आपका ही है। मतलब इस संस्था में आप लोग भी उतने ही मायने रखते हैं जितना कि मालिक। मतलब निर्णय लेने से पहले सभी की राय ली जाए तो सेंस कि मतलब ये हमारा है, ये चीज़ें उनके अंदर आएंगी। तो संविधान के आर्टिकल 43A में प्रावधान किया गया कि यानी प्रबंधन में अगर कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ गई तो कर्मचारी महसूस करेंगे कि ये संस्था हमारी है। कर्मचारी उतनी ही तेज़ी के साथ फिर काम करके संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या बताया, 43A में क्या है कि 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका को बढ़ावा देने का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है ना। तो एक हो गया किसी के यहाँ काम करना और एक हो गया खुद का काम करना। भारत में लंबे समय से देखा गया कि उद्यमशीलता का अभाव था, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इसलिए अधिकांश भारतीय रोजगार किसी के अधीन करना चाहते हैं। खुद को रोजगार कोई मतलब खुद का कोई रोजगार शुरू नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ उद्योग शुरू करने की जोखिम लेने की जो क्षमता या एटीट्यूड है वह लोगों में ना के बराबर है। कुछ लोग उत्साह में करते ज़रूर हैं लेकिन उनके अंदर वो स्किल या कौशल नहीं होता है। लेकिन अंदर कौशल होता है तो उनके अंदर वो उत्साह और जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती। तो हमारे यहाँ ये नहीं रहा है कि दुनिया के अन्य देशों का विकास इसी आधार पर हुआ हो। चीन का विकास इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपने अपने उद्योगों का अपना काम शुरू किया। लेकिन समस्या क्या है, केवल जोखिम लेने की क्षमता मायने नहीं रखती है। आप में से बहुत से लोग होंगे कि अगर आपके पास संसाधन या पूंजी हो तो हो सकता है कि आप सिविल सर्विसेज की जगह अंबानी की राह पर बढ़ गए होते। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो क्या हम ये मान लें कि देश में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? तो सरकार को आर्टिकल 43 का बी या खा जिसे कहते हैं, तो यार इसका खा के तहत एक जिम्मेदारी दी गई। ठीक है ना। उसमें लिखा गया, जो एक्ट में लिखा है वो पहले पढ़ देते हैं। लिखा है, राज्य सरकार सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। कि मतलब क्या है कि राज्य को जिम्मेदारी दी गई कि आप सरकारी समाज का संवर्धन कीजिए, सहकारी समाज का संवर्धन कीजिए। मतलब सभी लोग मिलकर एक जगह पूंजी इकट्ठा करके काम करें। चीन इसी के माध्यम से आगे बढ़ा है और अब भारत में भी इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो 97 संशोधन 2011 के तहत 43B को शामिल किया गया और कहा गया कि राज्य का काम सहकारी समाज जहां साझे आर्थिक हितों को मतलब लोग लेकर इकट्ठे होते हैं। तो क्वेश्चन अब इसमें उठेगा कि इसमें कई तकनीकी समस्याएं आएंगी कि इनमें जो है डिसीजन कौन लेगा, और अगर डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन नहीं हुआ तो लोग फिर सहकारी संस्था से बाहर भी निकल जाएंगे। तो फाइनली डेमोक्रेटिक डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है क्या है कि सरकारी संस्था के लोग क्या इतने प्रोफेशनल या व्यावसायिक हैं कि वो समझ सकें कि कौन सा काम और कैसे करना है। तो विरचना का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे मतलब करना भी आया था ना उसमें। तो स्वशासी कार्यक्रम क्या है कि सरकार ज़्यादा दखल ना दे, ये स्वशासी कार्यक्रम। फिर क्या है कि 43 का भी क्या है, कहता है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में शामिल इसको किया गया 43 का भी। और मैंने क्या बताया कि सहकारी समाज की बात की गई। इसमें क्या कहा गया
कि स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बात करेंगे आर्टिकल 44 पे, जो कि है समान नागरिक संहिता। ओके, देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।